हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस में स्वागत है। साइंस आरआरबी पीवाईक्यू यूथ कंपटीशन टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 201 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग 2 वीडियो में। आज तीसरी वीडियो है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क डैश 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 में है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो सुल्तानपुर जो है नेशनल पार्क ये हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? केरल में, असम में, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो ये केरल में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर हम कह सकते हैं अगला फासिल राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर है, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 10 राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सरकार ने डैश डैश के वनों में स्थित अभयारण्यों को 91वें बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो तमिलनाडु को प्रदान हुआ। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला 207 का डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात, यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, मरीन यानी समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 210 कि किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? रसोई अपशिष्ट, ई कचरे, चिकित्सा अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला, रसोई अपशिष्ट जो होता है इसका हम लोग कंपोस्ट यानी खाद बनाने के काम में कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो घरेलू और औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं उसमें अंतर क्या होता है? औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं। घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा कम होती है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रकृति में मौसमी होता है, और घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घरेलू ठोस और अपशिष्ट संरचना में, औद्योगिक और घरेलू में अंतर बताना, तो ये दोनों की जो संरचना में के होते हैं ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं? तो जैव निम्नीकरणीय जिनका विघटन हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों के छिलके, लकड़ी, रबड़ नहीं होता है, घास, लकड़ी संतरे के छिलके। तो घास भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगी, संतरे के छिलके भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, घास प्लास्टिक होता नहीं, फूल लकड़ी बैटरी होता नहीं। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो जैव निम्नीकरणीय की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि एंजाइमों की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभुकलन में सक्षम मृतजीवी जीवों की वृद्धि के लिए एक उपयुक्त और पर्याप्त पोषक स्रोत। अगला दिया गया है कि जीवाणु या बीजाणु एंजाइमों की क्रिया द्वारा आसानी से छोटे अणुओं में पच जाता है। उपयोग के बाद प्लास्टिक और थैलियों को जलाकर उसका निपटान किया। तो यहाँ पर दिया गया है जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा क्या? तो जो हम अपने पास प्लास्टिक वगैरह होते हैं,
जो उनको जला करके और उनका निपटान कर दिया जाता। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। जो अजैव होते हैं वो सहायता कैसे करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह हो जाएंगी तो ये सब कचरा सहायता नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा पहला। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, हाँ लंबे समय तक बने रहते हैं। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं, उन्हें अपघटित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दबाव जैसी भौतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमें बताना था सही, तो यहाँ पे हो जाएगा जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया था दूसरे वाले में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक, तो जैव नहीं अजैव जो होते हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है। तो कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, पुनर्चक्रण करने में आसान, कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत। तो जो हम कह सकते हैं कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग जो है निर्यात के साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प इसका लाभ नहीं है। तो इसे कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 215 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन पहचानना है। दिया गया है खाद्यों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिया गया उपयोग के बाद प्लास्टिक की थैलियों को जलाकर, तो इससे बेहतर विकल्प यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, सी वाला, कि हमें कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट दिया गया मुख्य में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय, अजैव जो विघटित नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉफ़ी पाउडर, कपास, ऊन, नायलॉन। तो यहाँ पे नायलॉन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो इसे भस्मीकरण या जिसे जलाना कहते हैं। जो खतरनाक होते हैं उन्हें जला दिया जाता है, फिर उन्हें निपटान कर दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। कागज़ के कप, पॉलीथीन के बैग, रासायनिक कीटनाशक, प्लास्टिक की बोतलें। तो जो कागज़ के कप होते हैं ये कम नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट अगला दिया गया है, हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब ये अम्लीय जल नदियों में जाता है तो क्या होता है, नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत। जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है, नहीं। नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल नहीं। नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब 5.6 से कम अम्लीय वर्षा का जब जल जाएगा तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, नदी के जल का पीएच कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं। तो जब अनवीकरणीय नहीं है तो फिर नवीकरणीय होगा। नवीकरणीय का मतलब उनका हम फिर से यूज कर सकें, तो यहाँ पे वायु वगैरह है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस नहीं होगा, पेट्रोलियम कोयला पुनः यूज नहीं होते हैं, तो वायु यहाँ पर हो जाएगा। अनवीकरणीय स्रोत नहीं तो हो जाएगा नवीकरणीय। वायु कैसा है, तो नवीकरणीय स्रोत है। अगला कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत कथन कौन सा चुनना है, गलत कथन का चयन करना है। मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये कचरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। मच्छरों यहाँ दिया गया है, मच्छरों के
प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, दुर्गंध देता है। जो कचरा वगैरह जहाँ होता है तो दुर्गंध तो देगा, मच्छर वगैरह उत्पन्न हो जाएंगे, मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो सही है, यहाँ पे ये वाला बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प बी कि लैंडफिल में भेजे जाने पर अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं, तो यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कि अजैव निम्नलिखित पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अजैव जो विघटित नहीं होते हैं वो अजैव कहलाते हैं। अजैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, हाँ ठीक है। अजैव निम्नलिखित पदार्थ निम्नलिखित से कम समय लेते हैं। अजैव निम्नलिखित पदार्थों का निम्नलिखित एंजाइमों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अजैव निम्नलिखित पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमें सही कथन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर ये जो अजैव निम्नलिखित पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये विघटित नहीं होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं अजैव, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 224, इसमें दिया गया हम अजैव निम्नलिखित उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। जो अजैव हैं जो विघटित नहीं होते हैं उनको हम कम कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, दूध और पानी की पॉली बैग में पैक करके, फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टराइल और प्लास्टिक पैकेज में पैक करके खरीदा जा सकता है। बिस्कुट आदि जैसी खाद्य वस्तुएं प्लास्टिक के टिन और रैपर में पैक करके खरीदी जा सकती हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करें तो यहाँ पर हम कम कर सकते हैं अजैव निम्नलिखित उत्पादों को। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अजैव निम्नलिखित, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, दिया गया है कि अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है। जो अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के संदर्भ में पृथक्करण का क्या अभिप्राय है। अजैव निम्नलिखित उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को उन्हीं जैव निम्नलिखित पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए। अगला दिया गया नगर पालिकाओं को अजैव निम्नलिखित और जैव निम्नलिखित अपशिष्ट के लिए अलग अलग निपटान स्थल बनाने चाहिए। अजैव निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैव निम्नलिखित वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। परिवारों को कचरे में अजैव निम्नलिखित वस्तुओं को जैव निम्नलिखित वस्तुओं से अलग करना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब परिवार से यानी जहाँ से ये कचरा उत्पन्न नहीं होता वहीं से इसे अलग किया जाए, क्योंकि यहाँ यदि नगर पालिका वगैरह में से मिक्स होकर के जाएगा तो वहाँ अलग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो अजैव और जैव है इसे अलग अलग ही हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा, वे पदार्थ, थोड़ा ब्लर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा यानी विघटित किया जा सकता है, तो जिन्हें विकसित किया जा सकता है वो जैव निम्नलिखित पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं। तो जो जैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, अजैव हो जाएंगे। कौन सा पदार्थ जैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं तो अजैव। तो यहाँ पे कांच तथा बर्तन और प्लास्टिक दिया गया, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक कवर। जैव नहीं तो अजैव है ये। नेक्स्ट दिया गया है कि एक विशिष्ट यानी कस्बे में अजैव निम्नलिखित अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूज का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूज, फिर हो जाएगा रीयूज और फिर रिसाइकल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले रिड्यूज किया जाता है, फिर रीयूज किया जाता है, फिर रिसाइकल यानी पुनः चक्रण किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन में 3R में नहीं है। रिसाइकल है, रीयूज है, रिड्यूज है, यहाँ पर रिफ्यूज नहीं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो वायु प्रदूषण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है वायु प्रदूषण। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अजैव निम्नलिखित प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से तीन कथन यानी जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण उनके प्रभावों को दर्शाते हैं। असंगत कथन चुनना हमें।
तो ये मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, और ये नालियों को जाम कर देते हैं। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो यहाँ पे असंगत बताना था, तो यहाँ हो जाएगा प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि जैव निम्नलिखित प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण उनके प्रभाव को दर्शाते हैं? तो प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, में असंगत बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता? तो जो खाद्य अपशिष्ट होते हैं उसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता। नेक्स्ट दिया गया है कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नलिखित पदार्थ की पहचान कीजिए जो नष्ट नहीं होते हैं। तो दूध की जो थैली होती है, पैकेट वाला दूध लाते हैं, दूध की जो थैली होती है वो नष्ट नहीं होती। इनमें से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी क्यों होती है? क्योंकि जल में O2 की अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो श्वसन की प्रक्रिया जल्दी होती है जल के अंदर जो जीव रहते हैं, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट दिया गया, अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो विधि है कि रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है? अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं। तो यानी अजैव निम्नीकरणीय क्वेश्चन नंबर 237। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, तो यहाँ पे सी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अजैव निम्नीकरणीय, तो हम यहाँ ये हो जाएगा 1 मिनट। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जो सामान्य रूप से विघटित नहीं होते हैं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा, वो हमारे अजैव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अजैव का पूछा है, तो यहाँ पे वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, अर्थात सामान्य रूप से विघटित नहीं होते हैं। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? तो सबसे प्रभावी समाधान क्या है कि मनाही कम यूज किया जाए, यानी कि अपशिष्ट जो है उत्पादन को कम करना, सबसे ज़्यादा अपशिष्ट कम करना, तो मनाही उनका जो है कचरा वगैरह अपशिष्ट जो है इसका उत्पादन कम किया जाए, मनाही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? प्लास्टिक के कप अधिक सस्ते होते हैं? नहीं। कागज़ के कप अधिक मजबूत होते हैं? ये भी नहीं होगा। कागज़ कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कागज़ के कप चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाए कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं, अर्थात बाद में ये नष्ट आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? जैविक कचरे के निपटान के लिए भूभराव, कंपोस्टिंग, भूस्मीकरण, मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास। तो जो जैविक कचरे होते हैं, जैविक कचरे, इनको कंपोस्टिंग जो है किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक यानी अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट दिया गया, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? पुराने जूते, पुराने फर्नीचर, पुरानी बैटरियाँ, पुराने बर्तन। तो जो पुरानी बैटरियाँ, इन्हें अपशिष्ट वस्तुओं सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? नहीं। प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलती? ये भी नहीं होगा। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं? प्लास्टिक पानी में घुलनशील होती नहीं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्लास्टिक जो का विघटन कर पाने में जो है अक्षम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि NGT का पूरा नाम क्या है? तो NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी वाला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
नेक्स्ट दिया गया इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो सूखे पत्ते का मिट्टी में दबाकर निपटान करना यहाँ पर पर्यावरण अनुकूलन है। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दिए गए तालाबों को जैव न्यूनकर अपशिष्टों का निपटान, नहीं अपशिष्ट नहीं डाले जाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान किया जाना चाहिए, नहीं। फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, नहीं। ये सब गलत हो जाएंगे, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं? तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सुपोषण किसके कारण होता है? तो सुपोषण जो होता है वो नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप किसके न्यूनीकरण होता है? तो जो यूट्रोफिकेशन में होता है तो यहाँ पे विलीन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुपोषण। यहाँ पे विकल्प सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कॉलम एक्स तथा कॉलम वाई में सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक्स और वाई दिए गए। तो यहाँ पर जो जल प्रदूषण होता है, ये जल प्रदूषण कैसे होता है? तो जो जैविक पदार्थ का अपचय होता है, तो यहाँ से जल प्रदूषण यानी पी का यहाँ पे देखा जाए, जो पी का है, तो यहाँ पर यानी जल प्रदूषण का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पर दूसरे से हो जाएगा। और वायु प्रदूषण का संबंध किससे हो जाता है? जीवाश्म ईंधन का दहन से हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से उच्च डेसिबल यानी उच्च डेसिबल होगा तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। और यहाँ पर मृदा प्रदूषण क्या हो जाता है? तो कीटनाशक। मृदा प्रदूषण से क्या हो जाता है? कीटनाशक। तो यहाँ पर पी का दूसरा, तो पी का दूसरा यहाँ पहले ही विकल्प हो जाएगा। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। जल प्रदूषण जैविक पदार्थ का अपचय, वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन का दहन करने से होता है, ध्वनि प्रदूषण उच्च डेसिबल जब होता है, मृदा प्रदूषण कब होता है? जब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं हम लोग। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी को देता है? तो ये वायु प्रदूषण को बताता है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल वृद्धि करेंगी, चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। प्रदूषण स्तर का बढ़ना चिंता का विषय। ओजोन परत का बढ़ना चिंता का विषय नहीं। यदि ओजोन परत का घटना हो रहा होता तो चिंता का विषय होता। नेक्स्ट दिया गया इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? मियादी बुखार होता, हैजा होता, अतिसार होता, प्लेग नहीं होता। प्लेग चूहों द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो यहाँ पे 45 डेसिबल हो जाएगा। ये रात्रि का होता है। यदि आवासीय की हम बात करें दिन की तो 55 डेसिबल होता है। और यदि औद्योगिक क्षेत्र होता तो रात्रि में 70 होता है और जो दिन में होता है वो 75 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को किसके प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया? तो यहाँ 8 प्रकार से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी, I फॉर इंडेक्स। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ग्रीन टैक्स कर जो लगेगा वो 8 वर्ष से जो पुराने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो NH3 अमोनिया ये अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सब अम्ल वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है हमारे जल
संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो 1974 में से पारित किया गया। तो यहाँ पे विकल्प अपना डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सीवज में पाए जाने वाली जो बैक्टीरिया अधिकतर होती है कैसी होती है? रोगजनक होती है। तो यहाँ पे विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव, वाहनों की तेज आवाज। वाहनों की तेज आवाज से हमारे जल प्रदूषण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला दिया गया है जैव अपघटनीय संदूषण। तो ये प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो जैव अपघटनीय संदूषण होते हैं वो प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल जलाकर अपघटनीय होते हैं? नहीं, अपघटित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। केवल बहते पानी में निपटान किया जाता है? नहीं। अगला है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? बीओडी किसकी माप करता है? तो जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की माप करता है। तो यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की माप को करता है बीओडी। नेक्स्ट दिया गया जल प्रदूषण के संबंध में। जल प्रदूषण में देखा जाए तो बीओडी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जीव रसायन तनुकरण, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मांग, जैव कार्बनिक विलयन, मूल्य जैविक कार्बनिक विलय। तो यहाँ पर यदि हम जल प्रदूषण में बात करें तो ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जल प्रदूषण संबंध में बीओडी का अर्थ है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। नेक्स्ट दिया गया है नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी। जो नदी जल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शैवालीय उत्फुल्लन होता है नहीं। किसका? जल में ऑक्सीजन की सांद्रता से कोई संबंध नहीं होता है। जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। तो जल जो हम बात करें यहाँ नदी जल में जो बीओडी की मांग होती है वो जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है यहाँ पे। तो विकल्प सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। साल्मोना की उपस्थिति की माप प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सुरक्षित पेयजल जो होता है उसका 0 होता है। अगला दिया गया पेयजल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है 6 मिलीग्राम पर लीटर या फिर इससे ज़्यादा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट दिया गया आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें चलाई गई। कैसी? सीएनजी वाली बसें चलाई गई, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट दिया गया इनमें से कौन से जैव निम्नकणीय प्रदूषक हैं? जैव निम्नकणीय जो विघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपास वस्त्र हो जाएगा, यहाँ पे BHC नहीं होगा, पारा DDT भी नहीं होगा। व्यापक रूप में वनों की कटाई से घटता है। वनों की कटाई से क्या घट जाता है? वर्षा घट जाती। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है। जल प्रदूषण का धुआं, अमोनिया, जो है धोने का पाउडर और औद्योगिक अपशिष्ट से हमारा जल प्रदूषण होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल अवक्षेपण का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अम्ल वर्षा तो ये एसेटो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे विकल्प ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है? तो हवा में तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण ये अम्ल वर्षा होती है। तो विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.5 या इससे कम होता है। तो विकल्प ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा SO2 एंड NO2 अर्थात यहाँ पे विकल्प सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस की मात्रा यानी सीमा 50 इकाई निश्चित यानी निर्धारित किए, इसकी माप इकाई में क्या है? तो
मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा कितने ppm निर्धारित होती है, कितनी निर्धारित है, यहाँ पर अनुमानित है, तो यहाँ पर 400 ppm हो जाएगा CO2 की वायुमंडल में मात्रा। नेक्स्ट दिया गया है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ये दांतों को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे विकल्प ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, चराई, गहरी जुताई द्वारा, पेड़ लगाकर, पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, तो पेड़ लगाकर ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है, तो जीवाश्म ईंधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से बिल्कुल वृद्धि होती है, वनों की कटाई से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वाहनों की संख्या में वृद्धि करने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, बिल्कुल सही, सौर हीटरों से ज़्यादा इस्तेमाल, सौर हीटर से उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो हम यहाँ कह सकते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट दिया गया है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें सत्य कथन नहीं वाला बता देना है, तो दिया गया है यहाँ पर कि इसके जल का pH मान 5.6 से कम होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें बताना कौन सा नहीं वाला, तो इस कारण ये पहला गलत। ये है, वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति कारण उत्पन्न होती है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है, तो यहाँ पे विकल्प सी वाला बिल्कुल अपना उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है, तो ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं, तो ये जल प्रदूषण से पीड़ित हैं, विकल्प यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, जैव विविधता की हानि होगी तो पूरे विश्व में होगी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी पूरे विश्व में होगी, अल्ट्रावायलेट विकिरण से संपर्क पूरे विश्व में होगा, कचरा भराव क्षेत्र ये एक विशेष क्षेत्र में होगा, पूरे विश्व से परेशानी इसमें नहीं होगी, तो विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कारण नहीं है, कहाँ विश्वव्यापी, तो पूरे कचरा जहाँ पर होगा वहीं प्रदूषण होगा, पूरे विश्व भर में नहीं होगा। अगला है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो लगभग 130 डेसिबल, इससे ज़्यादा होगा तो कान में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। अगला है, एक जलीय जीव को सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना की जाती है, तो घुली हुई ऑक्सीजन जल में पता लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उनके स्वास्थ्य के बारे में। नेक्स्ट दिया गया है, इनके में से कौन सा हवा प्रदूषण का कारण नहीं है, हवा प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि अम्लीय जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण नहीं होती है, क्योंकि वायु में इतना प्रदूषण होता है इसलिए अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर लेड हो जाएगा, ऑटोमोबाइल वगैरह से लेड वगैरह सब निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, तो यहाँ पे लेड हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रदूषण के अंतर्गत कौन सा कानून पास किया गया है, तो BS यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, हालांकि ये पास किया गया ये 2016 के आसपास किया गया, 2020 के आसपास अब चल रहा है, यहाँ पर BS 6 चल रहा है, तो BS 6 चल रहा है। BS का फार्म क्या होता है, ये भारत स्टेज बोला जाता है, B फॉर भारत, S फॉर स्टेज, तो ये चौथा नहीं चल रहा, 2020 के पास ये चल रहा है, छठा चल रहा है इस टाइम, और ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर BS फोर्थ दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन, तो जो वाहन उत्सर्जन में, तो यहाँ पर चरण कौन सा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, ये भी 1 अप्रैल 2020 से ये लागू, 2016 में लागू किया गया था, तो यहाँ पर चरण कौन सा हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं, तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ये संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हठीले यानी कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हवा और पानी के द्वारा किया जाता है, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा को धुएं से
मिलकर प्रदूषित हो गया है, यानी जो कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, तो इसमें क्या बन जाएगा, स्मॉग। तो विकल्प यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक है? ओजोन, हाइड्रोपेरॉक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी नाइट्रेट। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारक हो जाएगा? तो यहाँ पे ओजोन, विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो S फॉर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अगली वीडियो में आपको 301 से 400 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो गैस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।